हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। RAS राजस्थान में 607 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और अभी अगली क्लास में रवि सर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे या जैसे भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज अपना टॉपिक है केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन विज्ञान का। कार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे तो ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, लगभग केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट होने ही वाली है। बस छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं और ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। बस इन सभी को पूरी केमिस्ट्री में से निकाल के इसको इकट्ठा कर दिया है और आपको पढ़ने में आसानी हो, इसीलिए। टॉपिक है मुख्य कार्बनिक यौगिक। मुख्य कार्बनिक यौगिक, उन कार्बनिक यौगिकों का दैनिक जीवन में उपयोग। मुख्य कार्बनिक यौगिकों का दैनिक जीवन में उपयोग। तो लगभग आज अपने 22 हैं, 30 से 35 या 40 भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको 22 करवाए जाएंगे, एक पार्ट और इसका बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने? अब आप स्लाइड को देखकर देख रहे हो कि सर कचरा है लिखा हुआ है, इतनी बड़ी स्लाइड लिखी हुई है, कैसे समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके इसके 4 भागों में, यानी कि पहला भाग ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, इन चारों का आप स्क्रीनशॉट लेके इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके 4 पार्ट में आप 4 पेज यानी कि 2 पेज बनेंगे, इसका प्रिंट निकलवा लेना। तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करते हैं शुरू। पहला है कार्बनिक यौगिक अपना मीथेन। कौन सा? मेथेन। मेथेन को सभी जानते हो, इसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 इसका सूत्र होता है। हर लाइन में क्वेश्चन है भाई, हर लाइन से क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं मार्श गैस। अब मैं ये नहीं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी क्लास इंपॉर्टेंट है। मार्श गैस इसे बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मार्श गैस का सूत्र लिखिए। CH4 या मेथेन को मार्श गैस कैसे है, किस गैस को मार्श गैस कहते हैं? तो आप बोल सकते हो मेथेन। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। कौन सी श्रेणी का? एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो एल्केन का अगर पूछे पहला सदस्य कौन सा है, तो आप बोलोगे मेथेन, क्योंकि एक कार्बन को बोलते हैं मेथ और सिंगल बंद होता है तो इसे बोलते हैं एन। तो इसकी संरचना में, संरचना देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। अभी आपको सिंगल बंद दिखाई दे रहे हैं, तो मेथेन पहला सदस्य यही है। अब मैं साथ के साथ आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालने के लिए बोलूंगा, आप बोलना एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा सदस्य, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक रूप से, अगर प्राकृतिक रूप से इसे देखें तो ये कैसे प्राप्त होता है? तो सब्जियों के अपघटन से। सब्जियों के अपघटन से। अब सब्जियों के अपघटन का क्या मतलब है, मैं आपको ये चीज भी समझाता हूं। देखो, अपने क्या होता है, घरों में सब्जी बनाने के बाद उसके जो छिलके होते हैं या जो रसोई का वेस्टेज होता है उसे अपने बाहर फेंक देते हैं। तो उसका जब आप अपघटन करते हो तो उससे आपको मेथेन गैस प्राप्त होती है। दलदल जो होती है ना, दलदल, दलदल समझते हो, वहां से भी मेथेन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। सोडियम, अब इसको मतलब प्रयोगशाला में बनाए तो कैसे बनाएंगे? सोडियम एसीटेट। अब आपको पता होना चाहिए सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है, करवा चुका हूं मैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके बनाया जाता है। सोडियम एसीटेट को आप क्या करो, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करो तो आपको मेथेन प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इन दोनों को आप गर्म करो तो आपको कौन सी गैस प्राप्त होगी? मेथेन गैस आपको प्राप्त हो जाएगी। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से, ये तो आपको नॉर्मल अगर आपको बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो। और अगर आपको बड़े स्तर पर चाहिए, व्यापारिक रूप से या औद्योगिक रूप से अगर आपको मेथेन गैस का निर्माण करना है, तो आप क्या करोगे? एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड भी आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में इसके सूत्र डालो, और नहीं तो मुझे बोल देना, मैं इसके कमेंट सेक्शन में या अगली वीडियो में आपको इसके सूत्र भी बता दूंगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करवाने पर व्यापारिक स्तर पर आप इसे प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर दो तो आपको मेथेन गैस प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको व्यापारिक स्तर पर या बहुत अधिक मात्रा में चाहिए तो एल्यूमिनियम कार्बाइड, कौन सी? एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया या प्रतिक्रिया से आप व्यापारिक स्तर पर या बड़ी मात्रा में आप मेथेन गैस को प्राप्त कर सकते हो।
प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, यानी कि प्राकृतिक गैस जो होती है उसका मुख्य भाग मीथेन ही होता है, लगभग 90%। प्राकृतिक गैस में लगभग 90% कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आराम से करवाना हूं, सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। हवा के साथ, वायु के साथ या हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। विस्फोटक का मतलब अगर इसे वायु के साथ बहुत अधिक मात्रा में ये वायु के साथ मिश्रित हो जाए और उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी कारणवश इसको आग मिल जाए, ठीक है, चिंगारी मिल जाए, तो ये विस्फोटक का काम करती है ना। तो ये विस्फोटक मिश्रण बनाती है, किसके साथ? वायु के साथ। कह सकते हो कि यहां पर मैं लिखूं तो आप कह सकते हो वायु प्लस CH4, ये क्या हो गया आपका? विस्फोटक। विस्फोटक तो समझते हो, विस्फोटक मिश्रण होता है। ये क्या होता है? विस्फोटक मिश्रण। पूछ सकता है कि विस्फोटक मिश्रण क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो। गैस या ईंधन के रूप में उपयोगी होता है। अब मीथेन गैस है, ज्वलनशील है, विस्फोटक भी है, तो इसे ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। किसके रूप में? ईंधन के। वो भी कौन सा? गैसीय ईंधन। कौन सा ईंधन? गैसीय ईंधन के रूप में भी इसे प्रयुक्त करते हैं। कार्बन ब्लैक बनाने में, कार्बन ब्लैक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और अब देखो, आपको दो बातें, ये तो आपको मीथेन के नॉर्मल बातें बता दी, ये तो मीथेन की, भैया मीथेन क्या चीज है, इसको मीथेन को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, इतनी बातें तो मीथेन की थी। अब मीथेन के इसने उपयोग बता दिए। तो गैसीय ईंधन के रूप में उपयोगी है, विस्फोटक मिश्रण बनता है, कार्बन ब्लैक बनाने में, हाइड्रोजन के औद्योगिक उत्पादन में। अगर आपको हाइड्रोजन गैस बड़ी मात्रा में चाहिए, हाइड्रोजन गैस औद्योगिक स्तर पर चाहिए, तो उसको भी कहां से प्राप्त करते हो आप? मीथेन गैस से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर बड़ी मात्रा में अगर आपको चाहिए तो मीथेन गैस से ही औद्योगिक मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। मीथेन का उत्पादन अगर आपको करना है तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को आप गर्म करो तो आपको मीथेन प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको व्यापारिक स्तर या औद्योगिक स्तर पर चाहिए तो आप एल्यूमिनियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आपको मीथेन गैस होगी वो बड़े स्तर पर प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो मीथेन को आप बड़े स्तर से मीथेन, अगर आपको हाइड्रोजन बड़े स्तर पर चाहिए तो आप मीथेन का उपयोग करके हाइड्रोजन को बड़े स्तर पर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आकृति कैसी होती है? आकृति होती है इसकी समचतुष्फलकीय। तो ये जो इसकी आकृति मैंने अभी बनाई थी, कौन सी, कुछ इस प्रकार से आकृति बनाई थी ना, जगह नहीं है तो इस करके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो आकृति बनती है ये समचतुष्फलकीय होती है। बंद कोण 109.8 डिग्री, बंद कोण इसका कितना होता है? 109 डिग्री लगभग आपको याद रखना है। बंद कोण जरूर आपको याद रखना है, आकृति भी याद रखनी है, समचतुष्फलकीय और बंद कोण 109.28 डिग्री, 109.28 डिग्री। मीथेन की बातें, मीथेन से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है। मीथेन गैस को मार्च गैस कहते हैं, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। प्राकृतिक रूप से सब्जियों के अपघटन से, यानी कि प्राकृतिक रूप से अगर अपने को मीथेन प्राप्त करनी है तो सब्जियों का आप अपघटन करवाकर प्राकृतिक रूप से आप मीथेन प्राप्त कर सकते हो। अगर वैसे प्रयोगशाला में अगर आप मीथेन गैस बनाना चाहते हो तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ आप गर्म करो, आपको मीथेन प्राप्त हो जाएगी। एल्यूमिनियम अगर आपको व्यापारिक स्तर पर चाहिए, बड़े स्तर पर चाहिए, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड पर आप जल की अभिक्रिया करवाओ तो आपको व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त हो जाएगी। प्राकृतिक गैस का ये मुख्य अवयव होता है, लगभग 90% प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। हवा के साथ ये विस्फोटक मिश्रण बनाता है, गैसीय ईंधन के रूप में उपयोग होता है, ब्लैक कार्बन या कार्बन ब्लैक बनाने में इसका उपयोग होता है। हाइड्रोजन को अगर आपने औद्योगिक स्तर पर आपको प्राप्त करना है तो आपको मीथेन गैस की जरूरत पड़ेगी। आकृति मीथेन की होती है समचतुष्फलकीय और इसके बंद कोण का मान होता है 109.28 डिग्री। ये हो गया आपका एक मीथेन। अगला है आपका एथिलीन। अगला है आपका एथिलीन, क्योंकि अब मैं साथ के साथ मिटाता जाऊंगा, जगह अपने पास है नहीं, है ना, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट आप ले लेना साथ के साथ। चलिए अगली बात है एथिलीन। एथिलीन सूत्र क्या होता है एथिलीन का? CH2CH2, दो कार्बन, बंद कौन सा है? डबल, तो एथीन या एथिलीन इसको आप बोल सकते हो। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, बिल्कुल भाई, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो आप एल्कीन बना ही नहीं सकते। अब आपको सर ऐसे बना देते हैं, नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बंद बनाता है,
डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के मध्य बनाओ, बाकी यहां पर आप कार्बन लगा दो, तो CH2 ये बन गई आपकी एथिलीन। प्रथम सदस्य हो गया एल्केन श्रेणी का। आप क्या करो, एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आपको एथिलीन प्राप्त हो जाएगी। किसकी? एथिल एल्कोहल C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल होता है या एथेनॉल होता है, इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवाओगे? H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आपको एथीन प्राप्त हो जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में आप जानते ही हो, अम्लों का राजा, रसायनों का राजा, और ये एथेनॉल होती है जो शराब में पाई जाती है ना। पॉलीथीन व प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? एथिलीन का। तो पॉलीथीन, अब देखो एथीन का पॉलीमर होता है, एथीन का अगर पॉलीमर देखें तो एथीन का पॉलीमर क्या होता है? एथीन का पॉलीमर क्या होता है? एथीन का पॉलीमर एथिलीन ही होता है। एथीन का पॉलीमर क्या होता है? एथीन ही होता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला है, ये आपको दो बातें, इसमें आपको पॉलीथीन से ही क्वेश्चन आता है, मेनली पॉलीथीन से और एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, हर बात इसकी इंपॉर्टेंट है, हर बात आपकी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है। तो ये नहीं बोलना कि सर इंपॉर्टेंट बता दो, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा ना। तो एथिलीन भी आपको समझ में आ गया। अगला है एसिटिलीन। क्या है अगला? एसिटिलीन। क्या है अगला? एसिटिलीन। मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। अब आ गया अपना एसिटिलीन। क्या आ गया? एसिटिलीन। रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इन्होंने आकर कूलर चालू कर दिया आज। चलिए एसिटिलीन देखते हैं। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बन गई आपकी एसिटिलीन। क्या होगी ये आपकी? एसिटिलीन। ये सूत्र किसका है? एसिटिलीन का। तो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करवाने पर, कैल्शियम कार्बाइड, कौन सा? कैल्शियम कार्बाइड। ये जो मैं नाम ले रहा हूं इनके, आपको सभी को कमेंट सेक्शन में सूत्र डालने हैं। कार्बाइड, तो किस किस के सूत्र लिखोगे आप? सोडियम एसीटेट का, सोडा लाइम का, एल्यूमिनियम कार्बाइड का और कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड को आप जल से अभिक्रिया करवाओगे तो आपको एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगी। अब इसका उपयोग क्या है? प्रकाश उत्पन्न करने में, प्रकाश उत्पन्न करने में। अब आपको सर प्रकाश कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो ये लैब के अंदर किया जाता है भाई, ये बड़ी क्लासों की बातें होती है, जब आप बीएससी करते हो इसमें तब आपको ये चीजें करवाई जाती है। और कपूर बनाने में, कपूर को जानते ही हो आप, कपूर, कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो उधर्वपातन अभिक्रिया दर्शाता है। कौन सी? उधर्वपातन। अब उधर्वपातन क्या होती है भाई? उधर्वपातन क्या होता है? तो उधर्वपातन होता है ठोस पदार्थों का डायरेक्ट द्रव, बिना द्रव पदार्थों में आए किसमें बदल जाना? गैसीय अवस्था में बदल जाना। कौन सी अवस्था में बदल जाना? गैसीय अवस्था में बदल जाना। ठोस पदार्थों का डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। अब वैसे तो मैं ये आपको करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। अपने जो गांव में शॉप होती है या किराना स्टोर होते हैं शहरों में, गांव में, तो आप वहां पर आपको नौसादर की गोलियां मिलेगी, कपूर की गोलियां मिल जाती। आप उसको गर्म करो, वो डायरेक्ट बिना ही कौन सी अवस्था में आए? बिना ही द्रव अवस्था में आए, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। तो ऐसी अवस्था क्या होती है? ऐसी जो अभिक्रिया होती है वो होती है आपकी उधर्वपातन। तो कपूर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन। अगला है धातुओं को काटने में, एक तो धातु को काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका? एसिटिलीन की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो धातुओं को काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है और धातुओं को जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। काटने में आपने देखा होगा, आप कभी गौर करना, जो मार्बल्स की शॉप होती है ना, वहां पर देखना आप कभी, वेल्डिंग टाइप कुछ मशीन होती है, वो ऐसे मतलब बहुत ज्यादा हीट के साथ वो काट, उसको लोहे को या काट देते हैं ना, और वही चीज बाद में वेल्ड के द्वारा जोड़ देते हैं। तो वहां पर भी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। बेंजीन के संश्लेषण में, बेंजीन का संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज का बनना या बनाना। तो बेंजीन को बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है?
एसिटिलीन का। क्यों? क्योंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। मैंने आपको जब पिछली क्लास करवाई थी तो मैंने बेंजीन को बनाकर भी दिखाया था कि बेंजीन कैसे बनती है। अब है आपके लिए एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? पूछा गया क्वेश्चन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में। तो क्वेश्चन बनता है कच्चे फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ का या कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आप कह दोगे एसिटिलीन। किसका? एसिटिलीन का। याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, यहां पर आपके तीन चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। कौन कौन सी? मेथेन एल्केन का प्रथम सदस्य है, एथीन एल्कीन का प्रथम सदस्य है और एसिटिलीन एल्काइन का प्रथम सदस्य है। चलिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गए अपने कंप्लीट। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अगले पदार्थ की या अगले तत्व की बात करते हैं, वो कौन सा है या अगला कंपाउंड कौन सा है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थोड़ी सी क्या, कुछ बचेगा ही नहीं अब आपका लिए, है ना। सारी चीजें मैंने करवा दी हैं। जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं और डेली क्लास को देख रहे हैं तो उनको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर रेगुलर वो क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है CFC। CFC पूरा नाम होता है इसका क्लोरो कार्बन। सभी जानते हो अब इसको। इसका एक नाम और होता है फ्रीऑन। अब याद करो किसमें पाई जाती है? फ्री से फ्रिज, और फ्रिज को बोलते हैं हिंदी में प्रशीतक। तो प्रशीतक में प्रयुक्त होता है। ओजोन परत के क्षय का कारण बन रहा है। आज का टेम्परेचर कितना है किसी को पता है? क्योंकि आज ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको कल मिलेगी। समझ आ रही है? ठीक है, तो आज का टेम्परेचर लगभग रहा है 47 डिग्री। इतनी गर्मी है। क्यों बढ़ रही है ये गर्मी? हमारी वजह से। पेड़ों की कटाई हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एसी लगा रखा है घरों में, हमने कूलर चला रखे हैं, हर सुख सुविधा हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन कृत्रिम चीजें बहुत देर तक नहीं चलती, है ना। वो कहते हैं ना कि जितना पानी अब हम कूलर में डाल रहे हैं उसका आधा ही अगर हमने पेड़ों में डाला होता, पौधों में डाला होता, तो कूलर में पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर ठीक है, अब कई बार सर आप कूलर में, आप पौधों में पानी डालते हो क्या? है ना, क्वेश्चन तो अच्छा है भाई। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं ओजोन परत में क्षय। हमारे वायुमंडल में एक परत है, ओजोन परत की बात, थोड़ी सी अपने ओजोन परत की बात करेंगे। वायुमंडल पर एक परत होती है ओजोन। ओजोन का सूत्र मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, O3 होता है। ठीक है, O3। अब ये है हमारा सूर्य। सूर्य से ऐसे नहीं है पृथ्वी पर सारी लाभदायक किरणें आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओजोन परत के पृथ्वी से ना जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है उसमें बहुत सी ऐसी विकिरणें आती हैं जो हमारे लिए, तो इस पृथ्वी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। वही बात है, प्रकृति नेचर एक अलग चीज है, सभी चीजें सेपरेट की हुई है। तो इस पर एक होती है ओजोन परत। क्या होती है? ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या करती है? जो लाभदायक किरणें होती है हमारे लिए जरूरी है उनको तो आर पार आने देती है, उनको तो आर पार आने देती है, और जो हार्मफुल है, जो नुकसान करेगी, उसको ये बैक कर देती है। उसको ये क्या कर देती है? बैक कर देती है। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। अब हो क्या रहा है, मोस्टली CFC गैस वायुमंडल में क्या हो रहा है? अब ये वायुमंडल है, यानी कि या आप हैं या हम हैं, हम CFC का उपयोग कर रहे हैं, बना रहे हैं इसको। अब ये CFC वायुमंडल में है तो ये ऊपर तो जाएगी ओजोन परत। अब ये ओजोन परत यानी कि O3 O3 को तोड़ देती है, किसमें? O2 प्लस O में। ये नवजात ऑक्सीजन होता है भाई, याद रखना आपको, इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, नवजात O2। अगर नवजात O2 पूछ ले तो इसका सूत्र यही होता है। इसमें तोड़ देती है, ये भी हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, और ये तो चलो पृथ्वी में आ जाता है, लेकिन इसको नुकसान हो रहा है। इस वजह से ओजोन परत में क्या हो गया? एक होल हो गया, एक छेद हो गया है, जिसे ओजोन परत में क्षय बोला जाता है। तो CFC या फ्रीऑन गैस ओजोन परत में क्षय का कारण बन रही है। प्रशीतक यानी कि फ्रिज में और प्रतिक्षेपक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है, सीएफसी की आपको बातें समझा। सीएफसी से दो ही क्वेश्चन बनते हैं अभी, प्रशीतक और ओजोन परत वाला। ठीक है, चलिए अगला है चौथा पांचवा कंपाउंड अपना एथिल अल्कोहल। अब जो इसको जानते हैं उनके चेहरों पे तो स्माइल आ गई होगी। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसको एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है और एथेनॉल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एथेनॉल। क्यों बोला जाता है बता दिया था कल, वैसे इतने को बोला जाता है एथेन। एथेन से एक हाइड्रोजन हटा और OH को बोला जाता है ऑल समूह है, तो एथेनॉल क्या बन गया? एथेनॉल। संधि सर ने आपको करवा दी होगी तो कर लेना भाई। कैसे एथेन से ऑल जुड़ा, क्यों जुड़ा, किस लिए जुड़ा, है ना, वो संधि का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एथेनॉल से आगे बातें करना, एथेनॉल क्या चीज है। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे साइंस में मिस्टेक निकालते हैं, सर आपने एथेनॉल गलत लिख दिया, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी मैटर नहीं करता। हाँ, अगर यही एथेनॉल आपने हिंदी में लिख दिया, शायद मैंने सही लिखा है गलत लिखा मुझे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, और अगर इसको ये शायद सही लिखा है, अगर ये गलत भी लिखा होता साइंस में तो कोई दिक्कत वाली बात, यानी कि मैं ऐसे लिखता, अलो ये मात्रा डाल सपोज दैट, कोई मतलब नहीं रहता इसका, ये गलत लिखा है सही लिखा नहीं, समझ में आ गया ना, एथेनॉल लिखा है, डन है, सही होगा आपका आंसर। लेकिन यही आपने हिंदी में लिख दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। अब ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है ये रंगीन, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, और दूसरा होता है अत्यधिक ज्वलनशील, यानी कि बहुत ही जल्दी ये आग पकड़ देता है, अत्यधिक ज्वलनशील होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या बात है? शराब में प्रयुक्त। किसमें? शराब में। मैं इस पर फोकस क्यों कर रहा हूं इस बात पर, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो आपने सभी, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, सभी की बात कर रहा हूं, कैसे लिटिल लिटिल थोड़ा थोड़ा सभी लेते हैं ब्याह शादियों में, तो बाद में उनको पता लगता है तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई यार इनमें तो नहीं अल्कोहल है। क्या बोलते हैं वो? नहीं यार इसमें तो अल्कोहल होता है। उनकी बात सही है लेकिन उनकी बात पूरी सही नहीं है, उनकी बात पूरी सही नहीं है। इसको करते हैं प्रूफ, कैसे नहीं है? देखो CH3OH ये भी अल्कोहल है, C2H5OH ये भी अल्कोहल है, C3H7 ये भी अल्कोहल है। तो इस प्रकार से C10 तक सभी अल्कोहल की श्रेणी में आते हैं। शराब में अगर सभी हो जाएं तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो शराब में सिर्फ ये एक ही होता है, तो आप ये कहोगे कि शराब में अल्कोहल का एक सदस्य है, शराब में अल्कोहल का एक सदस्य है और उस सदस्य का नाम होता है एथेनॉल। पूछा गया क्वेश्चन है भाई, जब आप 12th की बायोलॉजी पढ़ते हो वहां पर आपको शराब के अलग अलग ब्रांड के बारे में बताया जाता है। जैसे मुझे अभी मैंने 12th की बायोलॉजी करवाई थी ऑफलाइन, उसमें मुझे एक दो याद आते हैं, विस्की, ब्रांडी, रम, ये 3-4 उसमें बताए थे कि किसमें कितना कितने परसेंटेज अल्कोहल होता है। ठीक है, तो आपको वो चीज भी याद रखनी है, यहां पर नहीं, बाद में कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो याद रख लेना। ठीक है, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि शराब में एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। आगे बात बताऊंगा मेथेनॉल, इसकी सारी आगे बातें बताऊंगा, घबराना मत। ठीक है, अगला है, यह फलों व स्टार्च युक्त अनाजों में पाया जाता है। यहां से भी बात कनेक्ट हो गई भी, फलों से शराब बनती हुई देखी है? बिल्कुल बनती है, अंगूर से बनती है ना? क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है। फिर आपने स्टार्च युक्त अनाज, जैसे जौ, जौ आपने सुना होगा, जौ फसल होती है, ठीक है, इसमें भी क्या पाया जाता है? स्टार्च युक्त अनाजों में पाया जाता है। तो इससे भी आप प्राप्त कर सकते हो, स्टार्च युक्त अनाजों से आप प्राप्त कर सकते हो, फलों से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, इसको एथिल अल्कोहल को। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि शराब वाला जो है या बियर वाले जो है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च पाई जाती है, उसके किण्वन से आप अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। औद्योगिक दृष्टि से उत्पादन किण्वन विधि द्वारा। लो जी, अभी मैंने बताया वही बात आ गई, किण्वन। किण्वन क्या होता है? मोस्टली जो शराब बनती है वो किण्वन विधि से ही बनती है, मोस्टली जो शराब बनती है ना वो किण्वन विधि से ही बनती है। अब किण्वन विधि क्या होती है? देखो स्टार्च की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो बड़ा भाग होता है वो स्टार्च ही होता है, तो उसमें क्या होता है? C6H12
O6, एक अणु ले रहा हूं मैं ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च आपस में ये मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, O2 की एब्सेंस में क्या किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है O2 की एब्सेंस में, और बाहर, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर, तो ये बना देती है C2H5OH। यही हमारा एथेनॉल होता है। कभी देखना, या अपने बुजुर्गों से, या अपने जरूरी नहीं है कि आप पूछ रहे हो तो वो बंदा पहले ड्रिंक करता ही होगा, ये चीज जरूरी नहीं होती, ठीक है, नॉलेज होती है। तो आजकल तो किसी ने देखी होगी, पुराने टाइमों में क्या होता था, खेतों में नाइट में शराब बनाई जाती थी, घरों में या खेतों में, क्योंकि दिन में तो खतरा होता था, रात में बनाते थे। तो वो क्या करते थे, आपने कभी देख रहा उसकी पूरी प्रोसेस, वहां उसका जो पूरा प्रोसेस होगा ना, तो क्या होगा उसमें, जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल की वायु है, उसके टच में नहीं आ रही होगी, ऑक्सीजन उसके टच में नहीं आ रही, उसको पूरा इस बंद तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है ना, अगर उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये कुछ और बना देगा, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना दे, ऑक्सीजन मिलेगी तो, ठीक है। लेकिन यहां पर अल्कोहल बनानी है, कौन सी, एथेनॉल बनानी है, तो इस वजह से इसको अलग किया जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारे भाई साहब बीच में आ चुके हैं। तो इसके बाद में ये अल्कोहल या एथेनॉल होती है, जो शराब में यही होती है। चलिए आगे देखते हैं, मोटर व हवाई जहाज के ईंधन में, मोटर गाड़ियां जो होती हैं या जो हवाई जहाज होते हैं, उनके ईंधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। पारदर्शक साबुन बनाने, पारदर्शी साबुन क्या होती है, हाँ जी, ठीक है। पारदर्शक साबुन बनाने, पारदर्शक का मतलब क्या होता है, जिसके आप आर पार देख सकते हो। मैं किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा यहाँ पे साबुन की, लेकिन आजकल तो बच्चे टीवी देखते ही नहीं है। जब हम छोटे होते थे टीवी देखते थे, वहां पर एक पेड़ से साबुन की कोई ऐड आती थी, जिसके आप आर पार देख सकते थे, पेड़ साबुन के आर पार देख सकते थे ना, वो बने। इत्र व सुगंधित पदार्थ बनाने में, परफ्यूम बनाने में, या जो सुगंधित पदार्थ होते हैं भाई, और ज्यादा इनको मोस्टली फीमेल्स को पता होता है, मेल्स को तो बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता। चलिए अगला है मेथिल अल्कोहल, जो मैंने अभी आपको बताया था, मेथिल अल्कोहल। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र होता है CH3OH। इसका मेथिल अल्कोहल, और इसको मेथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, क्योंकि एक सिंगल कार्बन मेथेन, OH लगा है तो ऑल, मेथेनॉल। विषैला पदार्थ होता है, कैसा होता है, विषैला। इसकी स्मेल कैसी होती है, इसकी स्मेल होती है शराब के समान, इसकी जो गंध होती है वो भी शराब के समान होती है। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है, और अगर ज्यादा सेवन कर ले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं, होता क्या है। देखो, आपने पुराने समय में बुजुर्गों से सुना होगा या देखा होगा कि भी तो जहर वाली शराब, मतलब क्या, शराब पीने में डेथ होगी। आपने सुना होगा कि शराब पीने से उसकी डेथ हो गई। होता क्या था, पुराने टाइमों में लोग क्या करते थे, शराब निकालते थे, कौन सी निकाली, एथेनॉल, C2H5OH, ये निकालते थे। जितनी उन्होंने यूज करनी है उतनी कर ली, बाकी वो क्या करते थे, बोतल में पैक करके, और वो ऐसी जगह पे रख देते थे जहां पर क्या होता था, लाइट थी, वो जो सूर्य का प्रकाश था वो कम पड़ता था या पड़ता ही नहीं था, यानी कि आप मोस्टली बोलो तो मिट्टी में उसको दबा देते थे। अब वहां पर मिट्टी में क्या होता था, टेम्परेचर क्या होता था, ज्यादा। अब ये ज्यादा टेम्परेचर मेथेनॉल किस में बदल जाता था, CH3OH प्लस H2O, इसमें कन्वर्ट हो जाता था, यानी कि शराब से जहरीली शराब और जल बन जाता था। अब वो काफी टाइम समय बाद निकाल कर उसको सेवन करते थे, उनको थोड़ी पता ये एथेनॉल से मेथेनॉल बन गई है, क्यों, स्मेल भी ऐसी, कलरलेस, सेम टू सेम चीजें एक जैसी। उनको ये तो नहीं पता ना भी इनके अंदर के मॉलिक्यूल चेंज हो चुके हैं। अब वो उसका सेवन करते थे और उनकी बॉडी को नुकसान होता था। अब मैं आपको एक चीज इसके साथ जुड़ी हुई और बताता हूं, ये इसमें लिखी नहीं हुई है लेकिन अभी मेरे माइंड में आई है तो मैं आपको बता देता हूं। एथेनॉल के सेवन से, किसके, C2H5OH के सेवन से व्यक्ति क्या होता था, कुछ समय के लिए अपना मानसिक संतुलन उसका अव्यवस्थित हो जाता था। कुछ समय के लिए, क्षणिक 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए उसका मानसिक संतुलन क्या हो जाता था, थोड़ा डगमगा जाता था। आपने देखा भी होगा ड्रिंक किए हुए बंदे किस तरह से बिहेव करते हैं ना,
मतलब जरूरी नहीं वो नेगेटिव बिहेव करते, मतलब जैसे लड़के भी भाई तेरे भाई बैठे कोई दिक्कत को नहीं, बता क्यों सा क्या करना है, सब चीजें है ना। कुछ समय बाद उसका असर जो होता था वो कम हो जाता था, वो बंदा नॉर्मल हो जाता, मानसिक संतुलन अलाइनमेंट में आ जाता था। लेकिन मेथनॉल के सेवन से बंदा परमानेंटली पागल टाइप हो जाता था, परमानेंटली उसका मेंटल हेल्थ थी वो डैमेज हो जाती थी परमानेंटली। ये भी आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इसे जहरीली शराब भी कहते हैं, बता दिया है मैंने, सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले लकड़ी के भंजन आसवन से बनाया गया, ये आपको याद रखना है कि मेथनॉल को सबसे पहले भंजन आसवन विधि से बनाया गया। पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, पेट्रोल के साथ इसको मिक्स करते हैं, आपने देखा भी होगा पेट्रोल के साथ आजकल ट्रेंड में भी है, इसमें एथेनॉल मिला, वास्तव में मेथनॉल भी मिलाते हैं, एथेनॉल भी मिलाते हैं, तो अल्कोहल मिलाते हैं पेट्रोल के साथ और उसमें ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रंग बनाने में और वार्निश बनाने में इसका उपयोग किया जाता था या किया जाता है। मेथिल अल्कोहल मोस्टली आपको मैंने बता दिया है। अगली बात है इथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन या इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, इसका एक नाम और होता है, याद रखना, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगली बात, यह कैसा होता है, स्वाद में मीठा, स्वाद में मीठा होता है। हिमांक प्रदेश यानी कि ठंडे प्रदेश जो होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, वहां पर हिमांक को कम करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। हिमांक यानी कि जो सर्दी का जो ठंडा जो हिमांक पॉइंट होता है, हिमांक बिंदु होता है जिस पर कोई चीज जमती है, उसके पॉइंट को कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में भी इसका उपयोग किया जाता है, कारों के रेडिएटरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है ग्लिसरीन, ये भी आपने सभी ने सुना होगा, वैसे नॉर्मल भाषा में तो आप इसे बोलते हो ग्लिसरीन, लेकिन वास्तव में इसका नाम होता है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन इसका नॉर्मल नाम होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या होता है, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसकी एक बार स्ट्रक्चर पूछी थी, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है किसकी, ग्लिसरीन की। ट्राई का मतलब तीन, यानी कि तीन OH समूह जुड़े होते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल में ये पाया जाता है। रक्त में भी कम बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, तो रक्त में भी ये पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में वनस्पति तेलों में पाया जाता है। जब मैंने आपको पोषण तत्व पढ़ाया था तो मैंने आपको वसा पढ़ाई थी, तो वसा में भी मैंने आपको ग्लिसरीन के बारे में बताया था। तो वो क्या होती है, वसा तेल ही तो होती है, वनस्पति तेल, तो वनस्पति तेलों में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अधिक आर्द्रताग्राही, आर्द्रताग्राही का मतलब होता है अधिक नमी को ग्रहण करने वाला होता है। कभी ग्लिसरीन लगा के देखना, आपकी स्किन कैसे ऊपर से ना इससे आपको ऑयली ऑयली ज्यादा लगेगी, ग्लिसरीन लगाने के बाद में आपको ज्यादा पसीना टाइप आपको फील होगा, ठीक है। तो ये आर्द्रताग्राही पदार्थ होता है। ग्लिसरीन को हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे तो आपको प्राप्त होगा TNG। लो जी, यहां पर मैं आपको अभिक्रिया करवा के बताता हूं किसकी, किसके साथ, H2SO4, H2SO4 कैसा, कंसंट्रेट या सांद्र H2SO4। जब आप इसके आपस में अभिक्रिया करवाते हो तो आपको प्राप्त होता है TNG, ट्राइनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरीन। ये जो TNG होता है ना, ये क्या होता है, एक बहुत शक्तिशाली विस्फोटक होता है। क्या होता है, शक्तिशाली विस्फोटक, शक्तिशाली विस्फोटक होता है, और इसका उपयोग होता है डायनामाइट बनाने में, डायनामाइट बनाने में, पूछ सकता है, डायनामाइट बनाने में इसका उपयोग होता है। चलिए अगली बात करते हैं या अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो सारी चीजें मैंने आपको करवाई हुई है, तो आपको ज्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं, क्योंकि ग्लिसरीन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है,
ये तो अब नॉर्मल से उपयोग है, वैसे ये टॉपिक मैंने पहले करवा दिए हैं शॉर्ट्स में, ठीक है, यानी कि टुकड़ों में छोटे छोटे, जहां पर जिसका नाम आया वहां पर मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको इकट्ठा करके आपको पढ़ाते हैं तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की है तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट तो आप सभी का बनता ही है, इतना तो आप कर ही सकते हो, हमारे लिए यही आपका मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। आप इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे तो यही हमारा इसके लिए मोटिवेशन रहेगा। चलिए अगले पर आते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। अगला है डाई एथिल ईथर। ईथर क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था, ROR, तो डाई एथिल ईथर, ठीक है। डाई एथिल ईथर यानी कि C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर होता है। विलियमसन ने बनाया था, किसने बनाया था, विलियमसन ने, विलियमसन संश्लेषण द्वारा। तो आपको इसका सूत्र ही याद रखना है बस, कि ये डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है। अगला है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म का सूत्र कमेंट सेक्शन में लिखो। खोज किसने की थी, लिबिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी, 1831 में। क्लोरोफार्म की खोज लिबिंग 1831, क्लोरोफार्म की खोज लिबिंग 1831, क्लोरोफार्म लिबिंग 1831। सिमियनसन ने बताया कि यह एक निश्चेतक है। अब खोज किसने की थी, लिबिंग ने। एक वैज्ञानिक था सियनसन, कौन सा था, सियनसन। इसने कहा कि क्लोरोफार्म जो है वो एक निश्चेतक है, निश्चेतक है ना। अब निश्चेतक को कैसे याद रखोगे, फिल्मों में देखा है क्या, रुमाल पे थोड़ा सी दवाई डाली, नाक पे लगाया, बंदा बेहोश। तो बेहोशी में, बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरोफार्म का, इसमें बेहोशी में। वास्तव में आपने फिल्मों में या सीरियल्स में देखा होगा कि नाक पर लगाता है, तुरंत बंदा बेहोश हो जाता है। तुरंत नहीं होता, लगभग 3-4 मिनट का समय लगता है उसमें, 3-4 मिनट या 2-3 मिनट का समय लगता है उसके असर होने में, ठीक है। लेकिन क्लोरोफार्म आपको याद रखना है बेहोशी में उपयोग होती है, इसमें बेहोश करने में याद रखना है, इसलिए इसको निश्चेतक बोला जाता है। अगला है, अब क्लोरोफार्म हो गया। अगला है आयोडोफार्म। आयोडोफार्म जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, इसको समझो। आपको अगर मैं सीधा करवाना चाहूं तो करवा सकता हूं, लेकिन इसकी दो बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, आपको थोड़ा कंपैरिजन करके बताऊंगा, ये थोड़ी सी इसकी इंटरेस्टिंग बात है। जल का सूत्र क्या होता है, HOH, और इथर का क्या होता है, ROR। चलो इसको हटाते हैं, CH3 कर देते हैं यहां पर, और यहां पर भी कर देते हैं CH3। ये भी तो इथर ही है, ये जल है, दोनों के मध्य में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये कह रहा है कि आयोडोफार्म जो जल में तो क्या होता है, नहीं घुलता, लेकिन इथर में घुल जाता है, इथर में घुल जाता है। स्ट्रक्चर एक जैसी है दोनों की, लेकिन इथर में ये घुलता है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। जल में नहीं घुलता, इथर में घुलता है। यह उदरोपातित होता है, वही उदरोपातित मैंने आपको बता दिया। तीव्र कीटाणुनाशक है, कीटाणुनाशक है भी, कीटाणुओं को मारने में आपने देखे होंगे बहुत से, जैसे साबुन आते हैं या जो लिक्विड फॉर्म में घरों में अपने फिनाइल वगैरह उपयोग करते हैं, उसमें उस टाइप के कुछ जो पदार्थ होते हैं उसमें ये उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक भी है, अभी जीवाणुनाशक भी है, कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशक ये दोनों है, ठीक है। अगले है, अब तो अब छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ सूत्र है, नाम है, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है ना, क्योंकि मोस्टली अपने जो मेन चीजें थी वो आपने पढ़ ली, अब तो सारी चीजें आपको आती हैं, बस लिखा हुआ है, पढ़ना ही है। पायरिन, पायरिन ये होता है CCl4, 1 2 3 4 Cl लगा दो, ये हो गया आपका पायरिन। बिजली से लगी आग बुझाने में, बिजली से आग जो लगती है उसको बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। यूरिया, ये वो यूरिया है जो खेतों में अपने उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, वही यूरिया है ये। तो सबसे पहले मूत्र से प्राप्त किया गया, अपने यूरिन में इसे प्राप्त किया गया था, यूरिन में यूरिया होती है, यूरिन यूरिया। वोहलर नामक एक वैज्ञानिक था, वोहलर, वैज्ञानिक का नाम क्या था, वोहलर। वोहलर वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में बनाया, किससे बनाया, अमोनियम साइनेट,
सूत्र लिखना भाई कमेंट सेक्शन में। अमोनियम साइनेट का सूत्र कमेंट सेक्शन। अमोनियम साइनेट से वॉलर ने प्रयोगशाला में बनाया। इंपॉर्टेंट बात है, लगा लेना यूरिया की। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यौगिक, प्रयोगशाला में बनाया गया ये पहला यौगिक था कौन? यूरिया। अब यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। कितनी परसेंट होती है? 46% नाइट्रोजन होती है किसमें? यूरिया में, नाइट्रोजन की मात्रा। और वैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा देखें तो 78%। चिप्स के पैकेट, कुरकुरों के पैकेट में भी यही गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। जल में घुलनशील होता है या जल में विलेय होता है, घुल जाता है भी जल में यूरिया, देखा भी होगा, है ना? तभी तो कहते उर्वरक के रूप में उपयुक्त होता है, उर्वरक के रूप में हम इसे उपयोग करते हैं। अगला है फॉर्मेलिन। कौन सा है? फॉर्मेलिन। अब फॉर्मेलिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% का तनु विलयन होता है उत्तम परिरक्षक के रूप में। अगला है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम और होता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी का पहला सदस्य ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह है, पिछली क्लास में बताया था। तो इसका पहला समूह कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, याद रखना है। चिंटी व मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। याद रख लेना भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि चिंटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। रोगाणुनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है गठिया रोग की दवा बनाने में। कौन से रोग की? गठिया रोग होता है ना, उसकी दवा बनाने में मेथेनोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चिंटी के डंक में पाया जाता है, तो इससे क्वेश्चन मोस्टली चिंटी के डंक वाला ही आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? चिंटी के डंक वाला ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगली बात देखते हैं। कुछ नहीं है, बस अब तो हल्की फुल्की बातें हैं। अगली बात है एसिटिक अम्ल। फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मोस्टली सिरके में। तो इतना याद रख लेना कि एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, या सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। व्यापारिक स्तर पर अगर आपको प्राप्त करना है तो पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त होता है। कौन से? पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त होता है। ठीक है, और सिरके में 4 से 6% लगभग पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज एसीटेट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में। यानी कि एसिटिक अम्ल का एक कंपाउंड होता है सेल्यूलोज एसीटेट। इसका उपयोग अगर करें तो फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है ऑक्सैलिक अम्ल। द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, यानी कि इसमें 2 कार्बोनिक इस प्रकार के 2 समूह लगे होते हैं, कार्बोक्सिलिक 2 समूह लगे होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। यह पोटेशियम लवण के रूप में पौधों में पाया जाता है। पोटेशियम लवण के रूप में ये पौधों में पाया जाता है। और पोटेशियम हाइड्रोजन लवण ऑक्सैल व रूमिनेट पादपों में, ऑक्सैलोस और रूमिनेट पादप होते हैं, रूमिनेट पादपों में ये पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट को स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में यूरिन में भी पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में यूरिन में भी पाया जाता है। और अगर इसकी यूरिन में मात्रा बढ़ जाए, यानी कि ये कण यूरिन में ज्यादा हो जाए, तो ये हमारी जो रक्त मूत्र वाहिनियां होती हैं उसके अंदर जमा होने लग जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होकर ये किडनी स्टोन का कारण बनते हैं। कौन सी? जो आपने पथरी नाम सुना होता है ना, तो पूछा गया कि पथरी क्या होती है? तो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के अणु ही होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के कण होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के कण, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी मात्रा में यूरिन में पाया जाता है, धीरे धीरे ये जमा होने लग जाता है और किडनी स्टोन का कारण बनता है। इसका उपचार यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, लिक्विड चीजें खाइए, और मेनली अगर आपको ज्यादा इसकी दिक्कत है तो आपको नींबू पानी का सेवन करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से इसकी दवाई लेनी चाहिए। इसका इलाज हो जाता है भाई, ये किडनी से निकल जाती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ठीक है, थर्म ऑक्सलेट फोटोग्राफी में। ठीक है, अगला है एसिटिक अम्ल। यह विघटित होकर एसीटोन व CO2 में बदलता है। विघटित होकर यानी कि जब आप एसिटिक अम्ल को तोड़ोगे तो ये एसीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा? एसीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा? एसीटोन और CO2 ये बना देगा।
मधुमेह रोगी के मूत्र में इसकी मात्रा अधिक होती है। जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला है पायरोनीलियस अम्ल, लकड़ी के भंजन श्रवण से बाद बनता है। अगला है सिट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में। लैक्टिक अम्ल मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल होता है, दही में पाया जाता है। अब लैक्टो से मैं आपको दो चार चीजें बता देता हूं। दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में शर्करा लैक्टोज, दूध में शर्करा लैक्टोज होती है। ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा दूध से दही बनते हैं, तो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो दूध में कौन सी शर्करा है? लैक्टोज। आप इसमें थोड़े से एक जीवाणु होता है दही में, क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। दही की थोड़ी सी मात्रा आप दूध में डाल दीजिए, निश्चित एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर तो ये फिर किस में बदल जाएगा? लैक्टिक अम्ल में। ये लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? लैक्टिक अम्ल। ठीक है। दूध की शुद्धता मापने में लैक्टोमीटर। देखो लैक्टो से कितने क्वेश्चन याद हो गए ना? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोमीटर, लैक्टोज, लैक्टिक अम्ल। इस तरीके से आप चीजें कनेक्ट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अगला है टार्ट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ये इमली व अंगूर में पाया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये थी हल्की फुल्की बातें, इतने ही और है आगे, इतने ही आपके आगे और हैं, तो सभी पढ़ेंगे। और अगर क्लास को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कुछ भी चीज नहीं समझ में आई दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप भी थोड़ा सा करना भाई इसको। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।